नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का 11 चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसका नाम है एक यात्रा यह भी। अच्छी सी स्टोरी है जिसमें से हमें सीख मिलेगी। तो इस गद्य का प्रकार है कहानी, जिसके लेखक है रामदरस मिश्र। इनका जन्म हुआ था 1924 में। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। ये सब आपके कहानी संग्रह है। खाली घर, वसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। तो ये था लेखक परिचय जो हम हमेशा हमारे चैप्टर में करते हैं। अभी हम इस कहानी के बारे में यानी कि लेसन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयता पूर्ण संबंधों की खूबी से प्रस्तुत किया गया है जो अत्यंत प्रेरक है। प्रेरक यानी कि प्रेरणादायक है। यहाँ पे एक रिक्शा वाले की कहानी है जो उसके जीवन में जो उसने स्ट्रगल किया है और एक स्त्री सम्मान के लिए और स्त्री सुरक्षा के लिए उसने जो कदम उठाया उसके लिए उसका पूरा जीवन बदल जाता है। और उसी रिक्शा वाले के साथ लेखक की मुलाकात होती है और मुलाकात में परिचय होता है, उसके साथ बातें होती है और बातों ही बातों में रिक्शा वाला अपने जीवन की कहानी लेखक को सुनाता है, जिससे लेखक को लगा कि नहीं ये दिलचस्प कहानी है और प्रेरक कहानी है। तो उन्होंने फिर हमारे समक्ष इस लेसन के रूप में कहानी को प्रस्तुत किया है, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को, कर्तव्य का गुण भी सीखने को मिलेगा। स्त्री के सम्मान के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, स्त्री सुरक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ये सब हमें इस कहानी में से सीखने को मिलेगा। हाँ, आपको भी ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी। हाँ, तो चलो हम आगे अब स्टोरी पढ़ेंगे। मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहरों में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। भीरू यानी कि डरना। ऐसे लेखक कहते हैं कि मुझे है ना यात्रा से डर लगता था, कि मैं यात्रा पर जब निकलता था तो मन में डर लगने लगता था। उनको पसंद नहीं होता था क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि मैं जब यात्रा में निकलूँगा तो पता नहीं मुझे कैसे कैसे लोग मिलेंगे, हाँ, कैसा शहर होगा। और जब प्रॉब्लम तो तब होता है जब वो वहाँ नए शहर में जाते हैं और रिक्शा वाले मनचाहा किराया लेते हैं। हमें तो वहाँ पहचान होती नहीं है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, कितना डिस्टेंस होगा। तो ये सब लेखक को पसंद नहीं था। हमेशा जब वो बाहर जाते थे, कहीं यात्रा पे जाते थे, तो लेखक को ये चिंता सताती थी। इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। पत्नी साथ थी इसलिए अस्वस्थी बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नव युवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। क्या हुआ, फिर लेखक को इस बार डॉक्टर को मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा और उनके साथ उनकी पत्नी थी, इसलिए आश्वस्ति मतलब टेंशन था
कि पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसी यात्रा होगी। हाँ, तो स्टेशन पर जैसे ही ग्वालियर के स्टेशन पर लेखक उतरे, और हम जैसे कैसे जाते हैं तो रिक्शा वाले बोलते रिक्शा रिक्शा, तो ऑटो वाले उनके पीछे पड़ गए, लेकिन लेखक ने किसी को आंसर नहीं दिया, वो आगे चलते गए। तब तक थोड़ी देर में उनको एक आवाज़ सुनाई दी, क्या कि बाबूजी, कि आप कहीं आखिर कहीं तो जाएंगे और किसी का तो ऑटो लेंगे, तो मेरा क्यों नहीं? ऑटो यानी कि रिक्शा। और उस ऑटो वाले की जिद और उसके आवाज़ में जो आकर्षण था ना, उससे लेखक को पता नहीं कैसे आकर्षित कर लिया कि लेखक ने फिर हाँ बोल दिया कि ठीक है, मैं तेरे ऑटो में बैठने के लिए तैयार हूँ। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हम डॉक्टर के यहाँ हमें पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए गए वंचित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। क्या हुआ, डॉक्टर के घर वहाँ जाना था लेखक को और उनकी पत्नी को। फिर रास्ते में उन सब दोनों की बातचीत हुई। रास्ता कैसे कट गया पता ही नहीं चला। लेखक और ऑटो वाले की बातचीत होते होते रास्ता आ गया, यानी कि डॉक्टर का घर पहुंच जाया। फिर जितना उस ऑटो वाले ने पैसे बोले उतने पैसे लेखक ने उनको दे दी, और फिर उन्होंने लेखक के घर की कॉल बेल यानी कि डोर बेल जो हम बोलते हैं वो बजाई। फिर ज्ञात हुआ यानी कि पता चला कि डॉक्टर ने अपने क्लिनिक की जगह बदल दी है। हाँ, कि उस जगह अभी डॉक्टर नहीं रहते। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? जब लेखक डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक तक आए तब तक वो जो ऑटो वाला था, रिक्शा वाला था, वो खड़ा था। हाँ, फिर वापस से उसी ऑटो में लेखक बैठे और उनको नई जगह पर पहुंचा दिया। फिर लेखक ने उसको कहा कि अब मैं तुझे कितने पैसे दे दूं, क्योंकि पहले तो उनके पैसे दे दिए थे लेखक ने जितना उसने बोला। फिर उस ऑटो वालों को पता नहीं, ऑटो वाले को पता नहीं क्या महसूस हुआ कि वो लेखक के लिए जैसे ऐसा लगने लगा कि वो उसके लिए खड़ा रहा, और वापस से उसी रिक्शा में जाकर लेखक दूसरी जगह पे गए और उन्होंने पैसे के बारे में पूछा। बाबूजी, जो इच्छा हो दे दीजिए, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। मतलब उसने कहा कि आपकी जो इच्छा हो दे दीजिए, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा हो गया ऐसे, मतलब ज़्यादा हो गया ऐसे। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। फिर वहाँ पे जिस जगह लेखक ने बोला उस जगह उस रिक्शा वाले ने उनको उतार दिया। और फिर भी उसने पूछा कि आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो उस रिक्शा वाले को उत्तर देते हुए लेखक ने कहा कि हमें यहाँ टाइम लगेगा, तुम जाओ भले। वह कुछ देर कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा कि वह वही खड़ा था। लेखक को पता चला डॉक्टर का क्लिनिक चेन की जगह बदल गई थी, तो उस जगह पे दूसरी जगह बिठा दिया, ऐसे मतलब दूसरी जगह पहुंचा दिया। लेखक डॉक्टर के पास चले गए। उनको ऐसा पता नहीं था कि ऑटो वाला अभी भी खड़ा होगा। फिर जब डॉक्टर के क्लिनिक में से वो वापस आए, बाहर ना निकले, तो उन्होंने क्या देखा कि वो ऑटो वाला अभी भी खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि ये ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब जाऊं, कब आऊं? लेखक को लगा कि ये ऑटो वाला कुछ अलग टाइप का है, मतलब उस घर करता गया, मतलब आकर्षण होता कि नहीं। लेखक को उसमें विश्वास होने लगा कि नहीं, ये अच्छा आदमी है, ऐसा है। फिर होटल पे छोड़ने गया, तब फिर ऑटो वाला लेखक को पूछता है कि अब मैं आपको फिर कब आऊँ, मतलब ऐसे, यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको यहाँ जाना होगा, जहाँ जाना होगा ले चलूँगा, वैसे यहाँ कब तक है? लेखक को जब ऑटो वाला पूछता है, रिक्शा वाला, कि फिर कब आओ, तो लेखक पूछते हैं यानी, फिर वापस से वो क्या जवाब देता है, यानी आप इस शहर में आए हो तो घूमने फिरने तो जाएंगे ना, कहीं पे तो जाएंगे ना। ऐसे
तो आपको जहाँ जाना होगा वहाँ मैं ले चलूँगा। और वैसे भी आप यहाँ कब तक हो गए, ऐसा उस ऑटो वाले ने लेखक को प्रश्न पूछा। कल शताब्दी से लौटेंगे। शताब्दी ट्रेन का नाम है। जैसे हमारे यहाँ कैसे कच्छ एक्सप्रेस और सयाजी हम बोलते हैं ना बम्बई जाने के लिए, तो वैसे शताब्दी एक्सप्रेस एक ट्रेन है। तो उस लेखक ने उसको उत्तर देते हुए कहा कि कल वो जो शताब्दी की ट्रेन जा रही है उसमें हम लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ। फिर ऑटो वाला पूछता है कि आप घूमने जाएंगे तो फिर मैं कब आऊँ। ऐसे भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। लेखक ने उसको उत्तर देते हुए कहा कि आज हम थक गए हैं, हम आज आराम कर लेते हैं, कल हम घूमेंगे। ऐसे ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। और तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। फिर ऑटो वाला उसको अपना लेखक को अपने मोबाइल नंबर देता है और कहता है कि ये लो मेरे मोबाइल नंबर है, और आपको जब ज़रूरत हो तब मुझे कॉल करके बुला लेना। फिर लेखक उसको पूछते कि अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। मोहन अच्छा नाम है। उस ऑटो वालों का नाम था मोहन। फिर लेखक कहते हैं कि अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। फिर क्या हुआ, लेखक को वो घुमाने के लिए लेके जाता है। सुबह जो टाइम बताया था लेखक ने उसी टाइम पे वो पहुंच जाता है, और फिर एक के बाद एक जगह स्थान दिखाता गया और वो सब घूमते गए। स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला पार्ट। अस्तु।